यूरिन बनने वाला है। तो ये जो यूरिन बनता है, ये हमेशा मैंने आपको क्या बताया, जनरली नॉर्मली द यूरिन जो बनता है वो हाइपरटोनिक टाइप का यूरिन बनता है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है और पानी कम है, क्योंकि मैक्सिमम पानी अपना बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट हो रहा है इन द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ हाउ इट इज, यू कैन सी ओवर हियर, देखो, wait, let me see whether the my annotation is on. Wait, प्रतिभा मैम आप हो क्या? मेरा एनोटेशन ऑन करो ना मैडम। प्रतिभा मैम, माधुरी मैम। हाँ मैम, मैम सर ने मना किया है एनोटेशन ऑन करने के लिए। अच्छा, सिर्फ ये लेक्चर, क्योंकि मेरे को समझाने के लिए इजी होगा, फिर उसके बाद आप ऑफ कर देना। हर लेक्चर में मत ऑन कीजिए, क्योंकि बच्चे भी करते हैं ना। हाँ, और क्योंकि उस दिन मैंने सर ने मुझे मना किया था ना, इसीलिए मैंने ऑफ ही कर दिया उसको। अच्छा, मैं सर से बात कर लूंगी, अभी के लिए सिर्फ ऑन कर दो, मैं बात कर लूंगी सर से। ठीक है, चलेगा। Okay, till madam is doing. Okay, I will explain you till she is doing. मैम हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। हाँ मैम, हाँ बताती हूँ, मैं कर रही हूँ। ओके ओके ओके, सो यूरिन फॉर्मेशन में सी बेटा, व्हाट यू कैन सी ओवर हियर दैट we are going to learn today the counter current mechanism, also called as a counter current pattern. करंट का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे अभी आप नदी में जाओगे, नदी वगैरह को देखोगे, तो नदी या तालाब में पानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है ना, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट एज अ वाटर करंट। अब काउंटर का मतलब क्या होता है, काउंटर मतलब जब भी कोई फ्लूइड का फ्लो, यस, जब भी कोई फ्लूइड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो अब समझो, ये एरो मार्क को ट्रेस करो। ठीक है, प्लीज ट्रेस दिस एरो मार्क नाउ। अब आप देख सकते हो कि दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब, करेक्ट है। नाउ डिसेंडिंग लिम्ब में आप देख सकते हो द फिल्ट्रेट इज कमिंग डाउन, है ना, फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। यस और नो? यस यस। ओके, तो देखो यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले के अंदर ही उसके जो दोनों लिम्ब्स है, इसके अंदर हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म नजर आ रहा है कि नहीं। डिसेंडिंग में नीचे की तरफ फिल्ट्रेट आ रहा है और असेंडिंग में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें लूप ऑफ हेनले के अंदर ही क्या देखने के लिए मिलता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। हाँ, लूप ऑफ हेनले वो एक ही लिम्ब है, पर एक ही लिम्ब का एक में नीचे की तरफ फिल्ट्रेट आ रहा है और एक में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। अब आप दूसरी तरफ देखो, दूसरे डायग्राम में देखो, ये दूसरा डायग्राम में आपको क्या दिखा रही हूँ, मैंने क्या बताया बेटा आपको कि ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से जो इफरेंट आर्टेरियोल है, इफरेंट आर्टेरियोल से क्या फॉर्म होता है, वासा रेक्टा, और ये वासा रेक्टा पूरा किसके आजू बाजू में रहता है, ये लूप ऑफ हेनले के आजू बाजू में रहता है। अभी ये डायग्राम में मैंने आपको अलग अलग दिखाया है,
पर एक्चुअली वासा रेक्टा कहाँ रहना चाहिए? यहाँ पे रहना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं? ये लूप ऑफ हेनले के बाजू में रहेगा ना वासा रेक्टा। यस, ओके। नाउ अगेन आप वासा रेक्टा में कुछ देख सकते हो। वासा रेक्टा के भी दो लिम्स हैं, ये वाला लिम एंड ये वाला लिम। अब वासा रेक्टा में आप क्या चीज देख सकते हो कि इसमें भी दोनों लिम में, वासा रेक्टा के भी जो दो लिम्स है उसमें भी द फ्लो इज इन अपोजिट डायरेक्शन, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। गॉट इट? एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। इसके भी दो लिम्स है, इसमें भी काउंटर करंट। लूप ऑफ हेनले के भी दो लिम्स है, उसमें भी काउंटर करंट। इतना क्लियर है सबको? सब दो आपको काउंटर करंट सबको समझ में आ गया? एक मैंने आपको काउंटर करंट बताया इन द लूप ऑफ हेनले, यस, और दूसरा काउंटर करंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन द वासा रेक्टा। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, अब तीसरा वाला ध्यान से सुनो। तीसरा वाला जो काउंटर करंट है बेटा, ये वाला वासा रेक्टा अगर मैं इसके बाजू में अटैच कर दूंगी, इसके बाजू में, ये येलो वाले के बाजू में, यस, अगर मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया तो व्हाट आई कैन सी, हाँ, ये वाले चीज को अगर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया तो व्हाट आई कैन सी दैट, एक मिनट, आई विल शो दिस वे ओनली। ये येलो वाले के बाजू में ही अगर मैंने पर्पल वाले को कर दिया तो फिर इसमें भी मुझे काउंटर करंट दिखेगा। देखो, येलो वाले में ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? नीचे की तरफ। यस, यहाँ पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ। यस, तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में भी, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में भी काउंटर करंट है, मतलब इन दोनों में भी काउंटर करंट, उसके अंदर, खुद के अंदर भी काउंटर करंट। तो मतलब तीन काउंटर करंट हमें देखने को मिलता है। एक लूप ऑफ हेनले का खुद का काउंटर करंट, वासा रेक्टा का खुद का काउंटर करंट, और एक लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का काउंटर करंट। गॉट इट? अब ये जो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का काउंटर करंट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड टुडे। ओके, तो काउंटर करंट, हाँ, and the proximity between the loop of Henle and vasa recta is going to increase the osmolarity towards the inner medullary interstitium. What is this now? ये क्या पढ़ा है ये पूरा? अभी ये वाला जो लूप ऑफ हेनले है, अगेन आप ये देखो डायग्राम, ये लूप इसका नेफ्रॉन का, ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स है, ये आउटर मेडुला, ये इनर मेडुला है। ये इनर मेडुला में जैसे 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 नीचे आएगा, नीचे जैसे जैसे आएगा, इसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ते जा रहा है। 300 से 400 हुआ, 600 हुआ, 900 हुआ, 1200 हुआ, फिर यहाँ जा रहा है तो इसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ते हुए जा रहा है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। और जबकि यहाँ पे ये सेम चीज उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है। वासा रेक्टा के अंदर ये 300 से 400 हुआ, फिर 600 हुआ, फिर 800 हुआ, फिर 1200, 1200, फिर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जाते हुए बढ़ रहा है। यस, तो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस? ये क्यों होता है और ये क्यों होना चाहिए? सबसे पहला ये एक चीज बात याद रखो कि जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी है हमारे फ्लूइड का, दैट इज 300 ऑस्मोलैरिटी। 300 इज द नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी, ठीक है? तो जब हमारा फ्लूइड, जब ये हमारा, हमें पता है कि ये जो डिसेंडिंग लिम है, हमारे ब्लड वेसल्स का काम क्या है कि जो भी हमारा रीनल ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा, जो भी चीज हमारे रीनल ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा, उसको तुरंत हमारा ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेगा। उसी को हम रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, करेक्ट ना? तो देखो, जब 300 ऑस्मोलैरिटी से जब ब्लड नीचे आ रहा है, यस, नीचे आया, ये हमारा डिसेंडिंग लिम है, पहले इसको समझो। डिसेंडिंग लिम में जब ये नीचे नीचे आ रहा है तो इसमें से पानी धीरे धीरे बाहर जा रहा है, करेक्ट ना? बिकॉज इट इज परमिएबल टू वाटर। तो जैसे जैसे इसमें से पानी बाहर जाते जाएगा, इसका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, है ना? ये हाइपरटोनिक हो रहा है धीरे धीरे। तो हाइपरटोनिक हो रहा है मतलब उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। तो पहले 400 हुआ, फिर और पानी गया, 600 हुआ, और पानी गया, 800 हो गया, और पानी गया, 1000 हो गया, बहुत पानी गया, 1200 हो गया। इतना क्लियर है सबको? यस, इतना सबको क्लियर हुआ बच्चा? यस और नो, प्लीज टेल मी, बिकॉज आई शुड अंडरस्टैंड योर। ओके, अच्छा, अब देखो,
जब ये पानी बाहर जा रहा है, ये जब पानी बाहर जा रहा है तो ये पानी को ले कौन रहा है? ये पानी को ले रहा है हमारा वासा रेक्टा। वासा रेक्टा लेते जा रहा है उसको। तो वासा रेक्टा जब पानी लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, तो उसका ऑस्मोलैरिटी, जब वो पानी लेगा तो उसका ऑस्मोलैरिटी कम होगा। तो देखो वासा रेक्टा का ऑस्मोलैरिटी 1000 से 800 हुआ, फिर 600 हुआ, फिर 400 हुआ, और फिर बैक टू नॉर्मल हो गया अबाउट 300। क्यों ये 1000 से इतना हो गया? क्योंकि ये जो पानी, हाँ, ये जो पानी हमारे डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर आया, उसको हमारा वासा रेक्टा ने ले लिया। और क्योंकि हमारे वासा रेक्टा ने पानी लिया तो उसका ऑस्मोलैरिटी कम हो गया। तो जैसे जैसे पानी आते जाएगा इसके अंदर भी था 1200 है, इसके अंदर भी 1200 है, ये लूप पे। पर जैसे जैसे इसमें पानी आते जाएगा वासा रेक्टा में, इसकी ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे कम होते जा रही है। जबकि डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि पानी बाहर निकाल रहा है, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ते जा रही है। इतना क्लियर है सबको? तो ये हो गया एक काउंटर करंट। समझा बच्चा? ओके, यस मैम। नाउ अब दूसरे साइड का देखो बेटा, दूसरे साइड का भी बहुत ही सिंपल है। अब पानी बहुत बहुत निकला, 1200 पर पहुंच गया। अब असेंडिंग लिम्ब का क्या नेचर है कि उसमें से सॉल्ट बाहर निकल सकता है ना? अब इसमें से जब सॉल्ट बाहर निकल सकता है, पानी नहीं निकल सकता, तो अब क्या होगा? देखो इसका ऑस्मोलैरिटी वापस क्या होते जा रहा है, इसमें से सॉल्ट बाहर निकल रहा है, सॉल्ट बाहर निकल रहा है बेटा, तो क्या होगा? ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पहले थोड़ा सॉल्ट निकला 900 पे गया, और सॉल्ट निकला 600 हो गया, और सॉल्ट निकला 400 हो गया, और सॉल्ट निकला 300 हो गया। तो 300 पे आके ये नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी हो गया। अब ये जो सॉल्ट बाहर निकल रहा है, ये जो सॉल्ट बाहर निकल रहा है, इसको ले कौन रहा है? इसको अगेन अपना ब्लड वेसल ले रहा है। तो अगेन आप देख सकते हो हमारा जो ब्लड वेसल्स का जो 300 ऑस्मोलैरिटी था वासा रेक्टा में, जैसे ही वो NaCl लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है नीचे की तरफ। तो उसने थोड़ा सॉल्ट लिया, 300, पहले 300 तो था ही, ऑल सॉल्ट लिया 400 हो गया, और NaCl लिया 600 लिया, और लिया 800 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 1200 हुआ। मतलब यहां से NaCl निकल रहा है, और इस NaCl को ले कौन रहा है? वासा रेक्टा ले रहा है। तो जो ले रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, जो दे रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी घट रही है। करेक्ट? यस। तो दिस इज व्हाट इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के वजह से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहता है। ये जो 300 ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन किसके कारण है? इसी सब चीज के कारण है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये 300 ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन होता? नहीं तो ये बढ़ते ही जाता, बढ़ते ही जाता, बढ़ते ही जाता, तो फिर प्रॉब्लम होती ना। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू बेटा? हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू टेल? Yes, ma'am. So Yes. counter current mechanism is basically for maintaining the normal osmolarity, that is 300 osmolarity. And counter current mechanism we can see only and only in the juxtamedullary nephron. क्यों juxtamedullary nephron? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो भी काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है वो सब मेड्यूला में हो रहा है। फिर वो थोड़ा ऊपर हिस्सा वाला मेड्यूला और अंदर हिस्सा वाला मेड्यूला, और मेड्यूला में जो नेफ्रॉन जाता है वो juxtamedullary नेफ्रॉन होता है, क्योंकि कॉर्टेक्स वाला कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है? तो दिस ग्रेडिएशन इज मेनली कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस NaCl एंड यूरिया। अच्छा, अब देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में देखो ये बताया था कि यहाँ पे कुछ यूरिया भी एब्जॉर्ब होता है। देखो, हाँ, ये वाले डायग्राम में देखो, ये वाले डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन करते वक्त आपको बताया था कि यहाँ पे पानी तो एब्जॉर्ब हो ही रहा है, पर एक और चीज आप देख रहे हो कि यूरिया भी एब्जॉर्ब हो रहा है ना? तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई दिस यूरिया इज बीन एब्जॉर्ब्ड ओवर हियर। क्योंकि ये यूरिया भी ऑस्मोलैरिटी में मदद करता है। यस, ये यूरिया भी वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। अगर बाहर यूरिया ज्यादा होगा तो मोर एंड मोर ऑफ वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब्ड। आर यू गेटिंग द थिंग?
ठीक है, तो यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज क्यों किया जाता है? जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, फिर ये यूरिया वापस रिटर्न हो जाता है, एक बार पानी एब्जॉर्ब हो गया फिर से वापस अंदर चला जाता है, तो ये यूरिया भी इन एंड आउट होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ यूरिया रिसाइकलिंग, यूरिया रिसाइकलिंग। यस, तो यूरिया भी बाहर निकाला जाता है, उसको भी बाहर निकाला जाता है जिससे कि पानी का एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर यूरिया बाहर ज्यादा होगा तो ऑस्मोसिस ज्यादा हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी, उसको नॉर्मल करने के लिए पानी एब्जॉर्ब किया जाएगा। जैसे ही पानी एब्जॉर्ब हो गया, यूरिया विल गो बैक इनसाइड। So this is one of the cycle once again called as a urea recycling, urea recycling। ये सब क्यों किया जा रहा है? ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। तो एक काउंटर करंट मैकेनिज्म है जो हमारे ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, और दूसरा है यूरिया रिसाइकलिंग जो हमारे काउंटर करंट को मदद करता है। Okay, now again you can see here and you can understand now what it has been given. Just a second. So you can see NaCl is transported by the ascending limb, हाँ, और उसको लेगा कौन? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा लेगा। Similarly, small amount of urea enters, small amount of urea where it is entering the ascending limb of the loop of Henle, which is again transmuted back to the interstitium by the collecting duct. तो इन दोनों के बीच में भी यूरिया का इन एंड आउट होता है, which is called as a यूरिया recycling। ठीक है, तो ये क्यों है? अगेन जस्ट टू मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये सब क्यों किया जा रहा है? ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने का मतलब क्या है? टू मेक अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ऐसा यूरिन जिसके अंदर पानी कम हो और ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट हो। Got it, all of you? So it is maintaining the concentration gradient in the medullary interstitium. यहाँ पे concentration को maintain करता है, and it helps in the easy passage of water from collecting tubule for concentrating the urine. So our kidney is producing 4 times more concentrated urine than the filtrate. जो यहाँ पे filtrate form हुआ है वो तो हमें पता ही है, क्योंकि 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ जिससे हम सिर्फ 2 लीटर यूरिन बाहर निकालते हैं। तो यू कैन सी दैट हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड इट विल बी। 180 में से सिर्फ 2 लीटर अगर हम यूरिनेशन कर रहे हैं तो द फिल्ट्रेट विल बी 180 लीटर में से सिर्फ 2 है, तो मतलब द कॉन्सेंट्रेशन विल बी वेरी वेरी हाई। यस, okay, now related to this I just wanted to show you a video now so that the things will be more clear to you. Just a minute beta, I will share the video. जल्दी से ओ मैडम चालू। Yes beta, now tell me whether you are able to hear the video, huh?
current exchanger in the kidney. Are you able to hear, beta? Water reabsorbed from medulla, Yes, ma'am. Yes. Yes. ma'am. or else Just a minute, it would I will dilute again, counter current exchanger in the kidney. Water reabsorbed from medulla must be returned to the systemic circulation, or else it would dilute the medullary interstitium, preventing further water reabsorption. Countercurrent exchange between vasa recta and interstitium facilitates water reabsorption and traps salt and urea, leading to a you can see, beta, how the things is moving. It is moving in the opposite direction. ठीक है? It is moving here. यहाँ पे इस direction में और यहाँ पे नीचे ये पतला वाला ट्यूब कौन सा है? It is the वासा रेक्टा. यस. और ये जो बाजू वाला ट्यूब है ये कौन सा है? ये असेंडिंग लिम है, ये डिसेंडिंग लिम है. ये वासा रेक्टा का नीचे आ रहा है तो ये असेंडिंग लिम है और ये डिसेंडिंग लिम है वासा रेक्टा का. ठीक है? जो चीज नहीं समझेगा तो प्लीज टेल मी. और ये जो लिखा है उसको भी रीड करते जाओ. highly concentrated interstitium. The vasa recta operate as countercurrent exchangers. The two limbs of loop of Henle and the two limbs of vasa recta are adjacent and parallel. The descending limb of loop of Henle is also countercurrent with the ascending limb of loop of Henle. The same is true of the ascending limb of loop of Henle and the descending limb of vasa recta. The countercurrent exchange system helps to maintain the medullary interstitial osmolarity. Vasa recta are freely permeable to both solute and water throughout their length. There is no differential permeability in the two limbs of the vasa recta. Countercurrent exchange is a passive process. Water diffuses along the osmotic gradient and sodium chloride diffuses along its concentration gradient. Blood entering the descending limb of vasa recta is approximately 300 milliosmoles per liter, and blood leaving the ascending limb of vasa recta is approximately 325 milliosmoles per liter. There is only a slight increase in the solute content of the blood going out of the medulla, shows that the See here, you can see that in the vasa recta 300 osmolarity से शुरू हुआ है, यहाँ पे बढ़ेगा and again it will end up with 300 osmolarity, means approximately 325 means 300 osmolarity पे ये end होगा. medullary concentration gradient is maintained as most of the solute is left in the interstitium. Vasa recta blood flow is extremely slow. Less than 5% of the total blood flow into the kidney enters into the vasa recta. This low rate of blood flow helps in maintaining the medullary interstitial concentration gradient. Urine osmolarity is inversely related to medullary vasa recta blood flow. Faster the blood flow, there is less time for equilibration, and increased amount of solute leaves the blood, leading to a decreased medullary concentration gradient. As the blood enters the descending limb vasa recta, water diffuses out and sodium chloride diffuses in. This helps the fluid in the descending limb of vasa recta to equilibrate with the increasing osmolarity of the medullary interstitial fluid from top to bottom established by the counter-current multiplier. Water also diffuses out of the descending limb and into the fenestrated ascending limb of vasa recta. The fluid which enters the ascending limb of vasa recta is hypertonic. As the hypertonic blood ascends through the ascending limb of vasa recta, water diffuses in and sodium chloride diffuses out to equilibrate with the decreasing osmolarity of the medullary interstitial fluid from bottom to the top. The solutes also diffuse out of the ascending limb of vasa recta and into the descending limb. Therefore, the solutes tend to recirculate in the medulla and water tends to bypass it so that hypertonicity is maintained. The process continues and equilibrium is never reached. Have you all understood this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just 1 minute, I will show you one more. I just wanted to show you one more video. Let me see where it is. Count
counter-current exchanger in the kidney. Water reabsorbed from medulla must be returned to the systemic circulation, or else it would dilute the medullary interstitium, preventing further water reabsorption. Countercurrent exchange between vasa recta and interstitium facilitates water reabsorption and traps salt and urea, leading to a highly concentrated interstitium. The vasa recta operate as countercurrent exchangers. The two limbs of loop of Henle and the two limbs of vasa recta are adjacent and parallel. The descending limb of loop of Henle is also countercurrent with the Last lecture mein we have already seen about the urine formation. So just have a recap whatever you have learned for this urine formation. Urine formation. Urine is formed in the Bowman's capsule. Urine formation involves three main जो नीचे processes. लिखा है प्लीज उसको भी देखते रहो. 1. Glomerular filtration. 2. Reabsorption. 3. You all can hear the Secretion. video now. That takes place in Yes, different ma'am. parts. Yes, ma'am. Filtration is carried by 1. Glomerular filtration. 2. Reabsorption. 3. Secretion that takes place in different parts of the nephron. Filtration is carried by glomerulus and is called glomerular filtration. The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through three layers. 1. Endothelium of glomerular blood vessels. 2. Epithelium of Bowman's capsule. And 3. Basement membrane between these two layers. The epithelial cells of Bowman's capsule, called podocytes, one arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called slit pores. When the blood flows through the capillaries in the glomerulus, it gets filtered through the pores in the walls of capillaries. All the water-soluble, small molecular weight substances such as salts, glucose, amino acids, along with nitrogenous wastes are filtered from blood. Blood cells and proteins are not filtered through the pores present in the capillary walls. This filtration is called ultrafiltration. On an average, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute. Approximately 120 milliliters of urine is formed in the kidney per minute. In 24 hours, about 175 liters of urine is formed. However, all this is not excreted. Only 1 or 2 liters of urine is excreted, and the rest of it is reabsorbed into the body. The amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate, GFR. GFR is a healthy individual is approximately 125 milliliters per minute, that is 180 milliliters per day. The kidneys have built-in mechanism for regulation of glomerular filtration rate. One such Yes, beta, I have not taught you about this JGA that I will be teaching you. हाँ अभी सिर्फ ये सुन लो कि JGA एक apparatus है. हाँ JGA apparatus एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है रेनिन, और ये रेनिन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द GFR. करेक्ट? यस. JGA is a juxtaglomerular apparatus. Okay, I will tell you what it is. Juxtaglomerular apparatus is formed
when the DCT and the glomerulus, or actually the efferent arteriole of the glomerulus, when they're very close to each other. अभी हमें पता है कि एक नेफ्रॉन के अंदर क्योंकि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है और वो हाईली कॉइल्ड है, तो उसका जो डीसीटी है और उसका जो ग्लोमेरुलस है वो काफी पास में प्रेजेंट होगा। तो क्योंकि वो एकदम पास में आ जाता है, तो पास में आने के कारण एक वो एपैरेटस बना लेता है जिसका नाम है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपैरेटस, विच यू कैन सी ओवर हियर। ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपैरेटस क्यों बना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये इसलिए बना है कि जब भी हमारे बॉडी का कभी भी GFR रेट कम होगा तब ये स्टिम्युलेट होगा। नॉर्मली ये स्टिम्युलेट नहीं होता है। जब भी हमारा GFR कम होगा, यस, तब ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपैरेटस स्टिम्युलेट हो जाएगा और वो रेनिन नाम का एंजाइम बनाएगा, और ये रेनिन के कारण हमारा GFR इंक्रीज हो जाएगा। रेनिन से कैसे इंक्रीज होगा, दैट आई विल बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी इतना पहले समझ के लो, ठीक है? Efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus, JGA. It is a special sensitive region formed by cellular modifications in the distal convoluted tubule and the efferent arteriole at the location of their contact. A fall in GFR can activate the JG cells to release renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. Secretion. During urine formation, the tubular cells secrete substances like H+, K+, and ammonia into the filtrate. Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid-base balance of body fluids. The comparison of the volume of the filtrate formed per day, 180 liters per day, to that of urine released, 1.5 liters, suggests that 99% of filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. This process is called reabsorption. The reabsorption of the urine produced by Bowman's capsule takes place in the tubular portion. When the filtrate reaches the proximal convoluted tubule, the epithelial cells of the tubule reabsorb several substances in a selective manner and transport them back to blood. They perform this either by passive or active mechanism. Example: glucose, amino acids, Na+, etc. in the filtrate are reabsorbed actively, whereas nitrogenous waste are absorbed by passive transport. Reabsorption of water also occurs passively in the initial segments of the nephron in loop of Henle and in distal convoluted tubule. Unabsorbed substances along with water enter the collecting duct which discharges urine into pelvis and then into ureter. Urine is produced continuously and is concentrated continuously. This reaches pelvis and is excreted. Smooth muscles, involuntary muscles in the wall of ureter produce peristaltic movements which propel urine into the urinary bladder. The urinary bladder is a muscular sac and opens to the outside through urethra. At the junction of bladder and urethra is a sphincter. Urination is a reflex action, but in elders it is voluntary. In children, urination is an involuntary action. Normally, when about 200 to 300 milliliters of urine reaches the bladder, the muscles in its wall contract
and relax, expelling urine. Functions of the tubules. 1. Proximal convoluted tubule. 1. Is lined by simple cuboidal brush border epithelium which increases the surface area for reabsorption. 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment. 2. It helps to maintain the pH and ionic balance of body fluids by selective secretion of H+, NH3, and K+ ions into the filtrate and by absorption of HCO3- from it. 2. Henle's loop maintains high osmolarity of medullary and interstitial fluid. The descending limb is permeable to water but impermeable to electrolytes. This concentrates the filtrate as it moves down. The ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively. Therefore, as the concentrated filtrate passes upward, it gets diluted due to the passage of electrolytes due to the medullary fluid. Distal convoluted tubule. 1. Conditional reabsorption of Na+ and water takes place in this segment. It is also capable of reabsorption of bicarbonate, HCl3-. 2. Selective secretion of hydrogen H and potassium K+ and ammonia NH3 to maintain pH and sodium Na, potassium K, balance in blood. Collecting duct. 1. Large amount of water could be reabsorbed to produce concentrated urine. 2. It allows passage of small amounts of urea into medullary interstitium to keep up osmolarity. 3. It plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of blood by selective secretion of H+ and K+ ions. मेरे बेटे जोरावर के खून में लोग कहेंगे इतना छोटा बच्चा So now I hope all of you are clear with the things. Okay? Now the next topic, yes, सबको समझ में आ गया है? Yes ma'am. The last topic which I am going to teach you today is about this ADH. Okay? As I've mentioned before also, ADH जो है, yes, ADH is a hormone released by the pituitary gland. और अगर मैं specifically बोलूंगी तो न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो पोस्टीरियर लोब है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का, और वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन दी secretion of this particular hormone. Just a minute, I will share the textbook with you all. Okay.
तो ये जो ADH हार्मोन है, अभी मैंने जैसे आपको बताया, द ADH हार्मोन हेल्प्स इन दी, पेज नंबर क्या है बेटा टेक्स्ट बुक का? 1, व्हाट इज द पेज नंबर ऑफ योर टेक्स्ट बुक? 183. 184. 183. 183. It's not going. ओपन करो. Open all of you 185 page number, all of you please open 185 page number. Page number 185 of your textbook. Okay. Can you all see the textbook? No. No. You're not able to see the textbook. Okay. अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. Yes. Just a second. Please underline the terms. 185 page number पे. Okay. Now, this particular part I'm teaching you now, composition of urine. Yes, the urine, we know that it is yellow in color. Pale yellow means light yellow in color. Transparent liquid hai. The color of the liquid is yellow due to the pigment called as a urochrome pigment. So this can be asked as a question. So please underline in your textbook urochrome pigment. And this urochrome pigment is formed by the breakdown of our blood cells. जब हमारा blood cells breakdown होता है तब ये pigment form होता है, urochrome pigment, which is giving color to the urine. Yes, the composition of urine, as I've told you, it depends upon the food you eat and the fluid how much you take. So that is the composition of the urine. No doubt the ADH has a very important role in the absorption of water. So in our hypothalamus, our pituitary gland has been present. हमारे hypothalamus में pituitary gland present होता है. और साथ में अपने hypothalamus in mid brain में osmoreceptors भी होते हैं, जो हमारे osmolarity को check करते हैं. Osmolarity को check करना मतलब क्या? जैसे अभी for example मैंने आपको बताया कि किसी दिन आपने बहुत पानी पिया, तो आपकी osmolarity कम हो गई. Yes, तो उस वक्त ADH कम सिक्रीट होगा. और किसी दिन अगर आपने पानी पिया ही नहीं, मतलब हार्डली 1 ग्लास पिया है, उस दिन आपके बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगा और उस दिन बहुत ज्यादा ADH सिक्रीट होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पानी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जैसे अगर आपने कोई नमकीन खाया, यू नो दैट नमकीन इज अ सॉल्ट, है ना, या फिर आपने बहुत एक्सरसाइज किया तो आपको स्वेटिंग हुआ, उस वक्त जब आपने नमकीन खाया आपकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, या तो आपने स्वेटिंग किया तो भी आपकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, क्योंकि या तो आपने डायरेक्ट नमक खाया या तो आपने बॉडी से पानी बाहर निकाला, तो पानी बाहर निकाला स्वेटिंग के थ्रू तो भी आपकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई. तो ये दोनों भी कंडीशन में जब आप नमक ज्यादा खा रहे हो या फिर आप स्वेटिंग ज्यादा कर रहे हो, उस वक्त हमारा ऑस्मो रिसेप्टर ट्रिगर हो जाएगा, स्टिम्युलेट हो जाएगा और वो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन का रिलीज को क्या करेगा? रिलीज करेगा. उसको रिलीज करवाएगा, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन को रिलीज कराएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पानी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके. क्योंकि आपने नमकीन खाया, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, उसको नॉर्मल करने के लिए पानी का एब्जॉर्प्शन जरूरी है. आपने स्वेटिंग किया, पानी लॉस हुआ, अगेन पानी का एब्जॉर्प्शन जरूरी है. तो दोनों भी कंडीशन में ADH सिक्रीट होगा with the trigger of osmoreceptor cells which is present in our hypothalamus. Hypothalamus is a part of our brain. ठीक है. अच्छा, ADH कब नहीं रिलीज होगा या कम रिलीज होगा? जब आपने बहुत ज्यादा पानी पिया है. ठीक है, आपने बहुत ज्यादा पानी पी के रखा है, तो उस कंडीशन में ADH कम रिलीज होगा.
Got it all of you? अच्छा, Yes. there is one more condition, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब कम रिलीज होगा, जब हमारा ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स डिक्रीज हो जाएगा और कम रिलीज होगा, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मतलब एडीएच का कम रिलीज करवाना, और कम रिलीज करवाएंगे तो यूरिन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, अब एडीएच से रिलेटेड एक बीमारी भी समझ लो। वी ऑल आर वेरी नॉर्मल, कि हमारा जो यूरिन है वो नॉर्मल है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो लोग फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाते हैं, बहुत बार जाते हैं यूरिनेशन के लिए। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज अ साइन ऑफ डायबिटीज। ठीक है, विच डायबिटीज? देयर आर एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज। अगर मैंने अभी आपको डायबिटीज बोल दिया तो आपके माइंड में एक ही चीज आता है कि वो शुगर वाला प्रॉब्लम है ना, जिसको नॉर्मली लोग शुगर की बीमारी बोलते हैं। तो डायबिटीज एक्चुअली इज ऑफ 2 टाइप्स, diabetes mellitus and diabetes insipidus. You can see the spelling of insipidus over here. Diabetes mellitus is nothing but जो नॉर्मली लोग जानते हैं, that is a sugar problem. ठीक है, जब यूरिन के अंदर ज्यादा शुगर नजर आएगा। अब यूरिन के अंदर ज्यादा शुगर क्यों नजर आएगा? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है, और इंसुलिन नहीं बन रहा है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो बॉडी में स्टोर नहीं होगा और यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। तो जब हमें यूरिन में ग्लूकोज नजर आएगा, शुगर नजर आएगा, दैट इज अ डायबिटीज मेलाइटस। पर मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे डायबिटीज के बारे में बात कर रही हूँ, जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो भी एक हार्मोन की कमी के वजह से होता है, और वो कौन सा हार्मोन है? दैट इज द एडीएच हार्मोन। मतलब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एडीएच हार्मोन नहीं बना पाता है। यस, बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म, नो डाउट द एडीएच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय योर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उस कंडीशन में क्या होगा? आप पानी पी रहे हो, एडीएच नहीं है, पानी बाहर निकल रहा है, पी रहे हो, बाहर निकल रहा है, पी रहे हो, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। मतलब ऐसा पेशेंट जिसको डायबिटीज इंसिपिडस है वो बार बार यूरिनेशन को जाएगा। वेरी क्लियर, क्योंकि पानी जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ऐसे पेशेंट को 2 सिम्टम्स नजर आते हैं, एक तो पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और दूसरा बोला जाता है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब है फ्रीक्वेंट थर्स्ट, मतलब उसको बहुत प्यास भी लगेगी और बार बार यूरिनेशन को जाएगा। और यूरिन कैसा होगा? डायूरेसिस यूरिन होगा। यू कैन सी द टर्म ओवर हियर, डायूरेसिस का मतलब होता है डाइल्यूट यूरिन। इज दैट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? और ये RAAS ये आज मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी, बिकॉज अगेन इट इज अ वेरी बिग टॉपिक। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So today I have discussed about the counter current mechanism, and I have discussed about the ADH. I have explained you about the urea recycling, and I have discussed a disease called as a diabetes insipidus, which is caused due to the inadequate production of ADH by our pituitary gland. Okay, so don't mix both the diabetes. Whenever you are talking as a science students, whenever you are talking about diabetes, you have to be very specific whether it is diabetes mellitus or it is diabetes insipidus. Okay, so homework again for all of you will be to write down about diabetes insipidus by reading all this